हेलो एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बेसिक्स के बारे में बात किए थे। आज की इस वीडियो में हम ट्रांसक्रिप्शन को समझने से पहले डीएनए, जीन और जीनोम के उन कॉन्सेप्ट्स में जानेंगे जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की पूरी फाउंडेशन बनाते हैं। आपने डीएनए के बारे में बहुत पढ़ा होगा कि डीएनए क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। तो डीएनए को सिर्फ एक मॉलिक्यूल मत समझिए, ये आपके सेल की एंटायर इंस्ट्रक्शन लाइब्रेरी है। जैसे लाइब्रेरी में सारे बुक्स रखे होते हैं, वैसे ही सारी आपकी जानकारी सेल के डीएनए में होती है। दिखने में ये छोटा होता है लेकिन इंफॉर्मेशन से भरा होता है। तो डीएनए के स्ट्रक्चर सभी को पता होगा कि ये क्या होता है, डबल हेलिक्स होता है और ये स्पाइरल सीढ़ियों जैसा स्ट्रक्चर होता है, स्पाइरल होता है। और इसमें 4 तरह के बेसेस होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। एक शुगर फॉस्फेट बैकबोन होता है जिसमें फॉस्फेट ग्रुप शुगर्स को जोड़े रखते हैं और शुगर से नाइट्रोजनस बेस जुड़े होते हैं। दो डीएनए के अलग अलग धागे एक दूसरे से एंटी पैरेलल जुड़े होते हैं। एक का 3 प्राइम एंड होगा तो दूसरे का 5 प्राइम एंड होगा। इधर 5 से 3 है तो इधर 5 से 3 उल्टा चलेगा। तो सारे लोगों को डीएनए के बारे में तो पता है, लेकिन जीन का क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों डीएनए और जीन अलग अलग टर्म यूज करते हैं। तो डीएनए बहुत बड़ा होता है लेकिन उसका हर हिस्सा मीनिंगफुल नहीं होता, मतलब हर हिस्से से प्रोटीन नहीं बन सकता। तो जीन उस हिस्से को कहते हैं या उसको क्या कहते हैं, फंक्शनल सेगमेंट, जो क्या कर सकता है, प्रोटीन बनाता है और आरएनए बना सकता है। तो जीन क्या है, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का वो हिस्सा जिससे कुछ बन सकता है, या तो प्रोटीन बन सकता है या आरएनए बन सकता है। ये जो जीन का स्ट्रक्चर होता है जिसको हमें डिटेल में पढ़ना है, इसमें कुछ कोडिंग रीजन्स होते हैं जिनको क्या कहते हैं, एक्सॉन्स। कोडिंग का क्या मतलब हुआ, जो प्रोटीन या आरएनए बना सकते हैं। और नॉन कोडिंग क्या हुआ, जिनसे कुछ बन नहीं सकता। तो आपके मन में ये जरूर सवाल आता होगा कि जब कुछ बन नहीं सकता तो इन नॉन कोडिंग का क्या जरूरत। तो इसमें आगे हम लोग बात करेंगे कि इनका क्या रोल है। इसके साथ ही कुछ प्रमोटर, इन्हांसर और यूटीआर रीजन होते हैं जिनको हम आगे देखेंगे कि इनका क्या काम है और ये क्यों जीन्स में होते हैं। तो यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये पूरा लंबा डीएनए है, लेकिन इस कुछ हिस्सा ही एक जीन है, दूसरा कुछ हिस्सा जीन है, तीसरा कुछ हिस्सा जीन है। क्यों इसे जीन कह रहे हैं, क्योंकि इस हिस्से से कुछ प्रोटीन या आरएनए बन सकते हैं। तो अगर ह्यूमन जीनोम की बात किया जाए तो यहाँ लिखा है कि हमारे शरीर में करीब 20 से 25,000 अलग अलग किताबों में, जगहों में आप वैल्यूज अलग देख सकते हैं, कहीं 22,000 23,000 लिखा हो। तो रफली 20 से 25,000 जीन्स होते हैं और उस जीन का सिर्फ 1 से 2% आपका डीएनए क्या होता है, पूरे डीएनए का 1 से 2% जीन होता है। मतलब उस 1 से 2% हिस्से से ही आरएनए बनेगा और उसके बाद प्रोटीन बन सकता है। रेस डीएनए क्या है, रेगुलेटरी रीजन, नॉन कोडिंग या रिपीटिव, जिनको हम आगे देखेंगे कि वो क्या होते हैं। तो डीएनए को हम लोग कैसे देखते हैं, एक बड़े किताब के जैसे। किताब में क्या होते हैं, डीएनए क्या है, एक सिर्फ किताब ही नहीं कर सकते, एक पुस्तकालय है जिसमें लाखों पन्ने हैं। और उन पन्नों में से इसमें आप देख सकते हैं डीएनए का एक सिंगल धागा है जिसमें सीक्वेंस लिखे हैं। इसमें एक जीन यहाँ दिखा रहा है, दूसरा जीन यहाँ, तीसरा जीन ये दिखा रहा है। एक जीन उदाहरण के लिए है इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए, आई कलर के लिए, हेमोग्लोबिन के लिए, जिस भी रीजन के लिए हो। तो पूरे इस लंबे डीएनए में कहीं एक या दो जगह छोटे छोटे जीन्स होते हैं, पूरे डीएनए में जीन्स नहीं होते, कई जगह पर जीन्स पाए जाते हैं। और जीन्स का क्या मतलब है, जिससे कुछ बन सकता है, प्रोटीन या आरएनए। तो एक विशाल पुस्तकालय है डीएनए, जिसके कुछ पन्ने क्या है, जीन्स है, जो फंक्शनल आरएनए या प्रोटीन बना सकता है। जब दुनिया भर के जीवों के डीएनए पर नडल डाला गया, तो वायरस, बैक्टीरिया, प्लांट, तो उनके जीनोम के लेंथ में
कितने बेस पेयर है और कितने जीन है, काफी अंतर पाया गया। उदाहरण के तौर पर अगर इस्चेरिशिया कोलाई की बात किया जाए तो इसमें लगभग 4000 जीन्स होते हैं। ईस्ट में 6000 जीन होते हैं। ड्रोसोफिला में 13000 जीन हो सकते हैं। वैसे ही ह्यूमंस में 20 से 22000 लेते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि जीनोम जितना बड़ा होता है, ऑर्गेनिज्म उतना कॉम्प्लेक्स हमेशा नहीं होता। यहाँ आप कह सकते हैं कि एस्चेरिशिया कोलाई एक बैक्टीरिया है तो इसमें कम जीन है, ह्यूमंस बहुत कॉम्प्लेक्स है तो ज्यादा जीन्स है। लेकिन नीचे अगर हम देखें, मेज मक्का है, उसमें इंसान से ज्यादा जीन्स है, लेकिन क्या मक्का इंसान से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है? तो ये बात हो गई। और एक टोटल डीएनए जो एक सेल में होता है, इंसान के केस में 2 मीटर लंबा होता है। इस जीनोम कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए हम एक दूसरे टेबल में देखते हैं। अभी हम देख रहे थे कि इकोलाई में कम जीन्स होते हैं, इंसान में ज्यादा जीन होते हैं। तो उस जीन का 88 to 90% क्या होता है? कोडिंग डीएनए। मतलब ई कोलाई के जो डीएनए है उसके 90% हिस्से से प्रोटीन बन सकता है और 10 to 12% क्या है? नॉन कोडिंग है। वहीं बात करें इंसान के होमोसेपियंस का, तो इसमें सिर्फ 1.5 से 2% से ही प्रोटीन या आरएनए बन सकते हैं और बाकी 98% क्या है? नॉन कोडिंग है। तो एक टर्म अभी तक आता रहा है जिसको हम लोगों ने अच्छे से समझा नहीं है। एक एक्सॉन है, इंट्रॉन है। तो जिस डीएनए का हिस्से से, जिसको जीन कह सकते हैं, जिस जीन में हिस्से से कुछ बन सकता है उसको क्या कहते हैं? एक्सॉन कह सकते हैं। और जिस हिस्से से कुछ नहीं बनता उसको क्या कहते हैं? इंट्रॉन कहते हैं। तो ऐसे ही एक्सॉन इंट्रॉन डीएनए में मिलते रहते हैं। तो एक्सॉन क्या है? कोडिंग रीजन है। इंट्रॉन क्या है? नॉन कोडिंग रीजन है। तो यूकैरियोट के जो जीन्स होते हैं उसमें इंट्रॉन्स की मौजूदगी क्या है? एक्स्ट्रा है, क्योंकि उससे तो कुछ बन नहीं रहा है। लेकिन जब हम अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग आगे के वीडियोस में देखेंगे तो इस इंट्रॉन के वजह से क्या होता है, कई तरह के अलग अलग प्रोटीन बन सकते हैं। इसीलिए हम जब देखते हैं हजारों तरह के एंजाइम से जो सारे प्रोटीन है, कई लाखों तरह के प्रोटीन है, वो इसी इंट्रॉन की वजह से अलग अलग बनते हैं। इसको आगे हम गहराई से समझेंगे आने वाले वीडियोस में। तो इतना ज्यादा जो नॉन कोडिंग डीएनए हमारे डीएनए में इतना सारा नॉन कोडिंग डीएनए क्यों होता है? तो ये सवाल उठता होगा। तो इसके कुछ जवाब है। पहला जवाब है, इंट्रॉन्स जो है यूकैरियोटिक जीन में वो क्या है? नॉन कोडिंग सीक्वेंस है। तो नॉन कोडिंग सीक्वेंस में कौन आता है? ये क्या करते हैं? अभी आपको बताया कि इंट्रॉन्स क्या करते हैं? अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग करते हैं जिससे प्रोटीन ज्यादा बन सकते हैं, एक ही जीन से ज्यादा बन सकते हैं। इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे तब ये बात आपको क्लियर होगा। दूसरा क्या होता है? रेगुलेटरी सीक्वेंस। प्रमोटर, इनहैंसर, साइलेंसर, ये लोग क्या होते हैं? ये कुछ बनाते नहीं है, लेकिन क्या करते हैं? रेगुलेशन करते हैं। जैसे आपके कॉलेज में आप पढ़ते हैं तो वहाँ सिर्फ टीचर ही नहीं होता, वहाँ स्टाफ भी होता है, अलग कर्मचारी भी होते हैं। वो क्या करते हैं? कई चीजों को नियंत्रित करते हैं, आपके परीक्षा को देखते हैं, ऑफिस के काम देखते हैं। उसी तरह जो प्रमोटर, इनहेंसर, साइलेंसर, इंसुलेटर ये सब होते हैं, ये बनाते कुछ नहीं है, लेकिन क्या करते हैं? सारी गतिविधियों को रेगुलेट करते हैं। तो ये पीछे से रह के काम करते हैं। ये तय करते हैं जीन कब एक्टिव होगा, कितना मात्रा में प्रोटीन बनेगा और किस टिश्यू में एक्सप्रेशन होगा। सो जो रेगुलेटरी सीक्वेंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है कि मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स मोर लेयर ऑफ रेगुलेशन। जितना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होगा उसको ज्यादा रेगुलेशन कीजिए। अगर हजारों जीन है तो कौन जीन कब एक्सप्रेस होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नियंत्रित करना। उसी तरह जीनोम में बहुत ज्यादा क्या होते हैं? रिपीटिव सीक्वेंस। रिपीटेटिव सीक्वेंस का क्या मतलब है? एक ही डीएनए जो एटीजीसी भाषा हो वो कई बार डीएनए में हो। इसमें माइक्रोसेटेलाइट, मिनी सेटेलाइट, ट्रांसपोजान कई तरह के आते हैं। काफी लंबे समय तक इन्हें जंग डीएनए कहा जाता था कि इनका कोई काम नहीं है। लेकिन बाद में पता चला कि ये जो सीक्वेंस होते हैं ये एवोल्यूशन में
म्यूटेशन में, जीन रेगुलेशन में गहरा प्रभाव डालते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ह्यूमंस में करीब 45% डीएनए क्या होता है, ट्रांसपोसॉन्स होता है। कभी ट्रांसपोसॉन्स के भी बारे में अलग वीडियो में बात करेंगे, तो इसको क्लियर किया जाएगा। नॉन कोडिंग डीएनए का एक और क्रिटिकल रोल है, वो है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में। जो क्रोमोसोम के एंड होते हैं उसको टीलोमियर कहते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, वो भी नॉन कोडिंग डीएनए होते हैं। हेट्रोक्रोमैटिन भी आप सुने होंगे, वो भी जीनोम स्टेबिलिटी के बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जीनोम की पैकेजिंग और प्रोटेक्शन होता है वो कौन करता है, नॉन कोडिंग डीएनए, जिसमें टीलोमियर, सेंट्रोमियर, हेट्रोक्रोमैटिन सारे आते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो एवोल्यूशनरी रिजर्वायर है, कौन रिजर्वायर है, अगर कोई म्यूटेशन हो रहा है आपके शरीर में, अगर वो कोडिंग रीजन में हुआ तो उससे आपको बहुत दिक्कत होगा, सही प्रोटीन नहीं बनेगा, बीमारी हो सकती है। लेकिन अगर नॉन कोडिंग में बना तो उससे कुछ नए प्रोटीन बन सकते हैं, कुछ नए कैरेक्टर आते हैं। तो जब एवोल्यूशन में स्टडी किया गया तब पाया गया कि इन जो नॉन कोडिंग डीएनए है ये म्यूटेशन के लिए जगह देते हैं, कि इनमें चेंज होता है जिससे न्यू जीन्स बन सकते हैं, रेगुलेशन के लिए नए नेटवर्क्स बन सकते हैं, नए स्ट्रक्चर आ सकते हैं जो फंक्शन में पहले से अलग हो। और पूरे एवोल्यूशन को माना जाता है इन्हीं सीक्वेंस में बदलाव के कारण हुआ। तो जो नए जीन्स है या नए रेगुलेटरी है वो इसी अनयूज डीएनए से इवॉल्व होते हैं। जो जीनोम का साइलेंट हिस्सा है जिसको हम लोग नॉन कोडिंग कर रहे हैं, असल में इवोल्यूशनरी इनोवेशन का पावर हाउस है। जीनोम साइज हमेशा यहाँ लिखा है जीनोम साइज वर्सेस कम्प्लेक्सिटी, इसको समझना बहुत जरूरी है। जीनोम साइज हमेशा कम्प्लेक्सिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता, क्योंकि कुछ पौधे और एम्फीबियंस के जीनोम हमारे जीनोम से 10 से 40 गुना बड़े होते हैं, लेकिन वो कम्प्लेक्स नहीं होते हैं। तो ये कहा जाता है कि जो नॉन कोडिंग जीनोम है वो किसके लिए काम है, ऑर्गेनाइजेशन और रेगुलेशन के लिए। अब हम जीन के स्ट्रक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने दो टर्म को समझा है, एक क्या है, एक्सॉन, जो कोडिंग सीक्वेंस है जिससे प्रोटीन बन सकते हैं, आरएनए बनेगा उससे प्रोटीन, या नॉन कोडिंग आरएनए बन सकते हैं। और इनके बीच में क्या होते हैं, इंट्रॉन होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं। यहाँ एक चीज लिखा है प्रमोटर, जिसको अगले वीडियो में काफी डिटेल में बात करेंगे। प्रमोटर वो सीक्वेंस होते हैं जहां से डीएनए से आरएनए बनना स्टार्ट होता है, आरएनए पॉलीमरेज वहां आके बैठते हैं, जिसके बाद से ही आरएनए ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो सकता है। कुछ बीच में रिपीटेटिव सीक्वेंस है जिसका बात अभी किए हैं। कुछ एनहांसर सीक्वेंस होते हैं जो जीन की गतिविधियों को चेंज करते हैं। और क्रोमोसोम्स के एंड में क्या होते हैं, टीलोमियर, जो क्रोमोसोम को बांध के रखते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमारे ह्यूमन जीनोम में कोडिंग रीजन सिर्फ 1.5 से 2% है, इंट्रॉन 24% है, रेगुलेटरी डीएनए 15% है, रिपीटिव डीएनए जो बताए थे वो 45% है, और अदर स्ट्रक्चरल नॉन कोडिंग 14.5% है। तो अभी तक हम इस वीडियो में क्या जाने कि डीएनए जीन क्या है, डीएनए के कुछ हिस्से हैं जो प्रोटीन बना सकते हैं या नॉन कोडिंग आरएनए बना सकते हैं। जीन में और क्या क्या होता है, एक्सॉन और इंट्रॉन होते हैं। एक्सॉन्स क्या होते हैं, कोडिंग सीक्वेंस जिनसे बनते हैं, इंट्रॉन जिससे नहीं बनते। इंट्रॉन क्या काम करता है, रेगुलेशन में महत्वपूर्ण काम करता है, जिसको अगले वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।